स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत विनायक एजुकेशन ग्रुप पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री, और उसको लेकर अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें लेसन 9 के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित। पिछले सेशन में अपना टॉपिक चल रहा था उपसहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व से संबंधित। आपको बताया गया था कि उपसहसंयोजक यौगिकों का जो स्थायित्व होता है वो स्थायित्व स्थिरांक के मान पर निर्भर करता है। यदि स्थायित्व स्थिरांक का मान ज़्यादा है तो यौगिक का स्थायित्व ज़्यादा होगा, और यदि स्थायित्व स्थिरांक का मान कम है तो यौगिक का स्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा। इसके बारे में अपनी चर्चा पिछले सेशन में चल रही है, ठीक है ना। जैसे इस चीज को मैं एक उदाहरण की सहायता से आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर उदाहरण आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। दिया है कि Ag प्लस 2NH3 से क्रिया करता है और यहां पर बनता है AgNH3 का होल 2 प्लस संकुल यहां पर बनता है। इसके लिए Ks का मान आपको एग्जाम में ही दिया जाएगा, 1.6 × 10 की घात 7, 10 की घात 7 आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। Ag प्लस की क्रिया यहां पर हो गई है 2Cl माइनस से, ठीक है। तो यहां पर उत्पाद क्या बनेगा, तो देखो AgCl का होल 2, AgCl का होल 2 माइनस, इसके लिए Ks का मान आपको दिया हुआ है और वो है आपका 5.4 × 10 की घात 18, 4 × 10 की घात 18 दिए हुए हैं। आगे अपन बात करते हैं। तो Cu प्लस 2 प्लस 4NH3, ठीक है। यदि इसकी अपन चर्चा करते हैं तो CuNH3 का होल 4 प्लस 2 है 2, Ks का मान आपको दिया हुआ है 4.5 × 10 की घात 21, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पर, Cu प्लस 2 प्लस 4Cl माइनस, और इसमें बनता है CuCl का होल 4, CuCl का होल 4 माइनस 2 है 2, Ks का मान दिया हुआ है 2 × 10 की घात 27। अब देखिए आप लोग, यदि अपन इन चारों संकुलों के बारे में बात करते हैं तो देखिए, ये जो चारों संकुल हैं इनमें Ks का मान आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा और पूछा जाता है कि कौन सा संकुल अधिक स्थायी होगा, कौन सा कम स्थायी होगा। तो कल अपन ने एक चीज देखी थी, क्या कि Ks का मान समानुपाती होता है स्थायित्व के। Ks जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इन चारों मानों में से Ks का मान सबसे ज्यादा कहां पर है, यहां पर है। देखो 10 की घात कितनी है, 27। आगे की संख्या आपको नहीं देखनी है, आपको घात देखनी, क्योंकि घातें अलग अलग है। यहाँ 10 की घात 27 है ना। इसीलिए अपन बोलेंगे कि ये क्या होगा, ये सबसे अधिक स्थायी होगा। यानी Ks का मान आप लोग यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि ये संकुल क्या होगा, सबसे अधिक स्थायी होगा। और देखो, इनमें सबसे कम कौन सा है, 10 की घात 7 वाला है, तो ये सबसे कम स्थायी होगा,
तो इस प्रकार से स्थायित्व के आधार पर अपन बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है, और ये डिपेंड करता है Ks के मान पर। तो आशा करता हूं आपको अब जाकर आपको उपसंयोजित यौगिकों के स्थायित्व से संबंधित जो Ks है उससे संबंधित बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और अगला हेडिंग अपन यहाँ पर लेते हैं। इसी से संबंधित नेक्स्ट एक और टॉपिक अपने पास है यहाँ पर, स्थायित्व से संबंधित ही। ठीक है, और उसको भी अपन यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। टॉपिक है अपना Ks के मान के आधार पर संकुल हेतु स्थायित्व निम्न कारकों से प्रभावित होता है। Ks के मान के आधार पर, Ks के मान के आधार पर संकुल हेतु स्थायित्व, संकुल हेतु स्थायित्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहला होता है किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, तो आप लोग देखेंगे। पहला है केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, इसके बारे में अपन यहां पर बात करते हैं। तो देखिए, केंद्रीय धातु आयन हेतु उच्च आवेश मान, निम्न आयनिक त्रिज्या व आवेश घनत्व के बढ़ने पर संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है। यानी मैंने क्या बताया आपको, एक तो केंद्रीय आयन के ऊपर आवेश का मान उच्च हो, आवेश का मान क्या हो, उच्च हो, आयनिक त्रिज्या का मान कम हो और आवेश घनत्व ज्यादा हो। तो इन तीनों ही कंडीशन में केंद्रीय धातु आयन पर आवेश का मान क्या हो, ज्यादा हो, आयनिक त्रिज्या का मान कम हो और आवेश घनत्व ज्यादा हो। इन तीनों ही कंडीशन में यहां पर Ks का मान ज्यादा होगा, और Ks का मान ज्यादा होगा तो स्थायित्व भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन हेतु उच्च आवेश मान, उच्च आवेश मान कोमा निम्न आयनिक त्रिज्या, निम्न आयनिक त्रिज्या अथवा आवेश घनत्व के बढ़ने पर, आवेश घनत्व के बढ़ने पर संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है। संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देता हूं कि एक आपको दिया हुआ है Fe+3 प्लस 6Cn माइनस, आपस में क्रिया इन्होंने की और यहां पर क्या बन गया है, FeCN का होल 6 माइनस 3, ये संकुल यहां पर बन गया है। और इसके लिए Ks का मान दिया हुआ है हेतु Ks बराबर 1.2 × 10 की घात 31।
ये आपको दिया हुआ है, और Fe+2 इससे यदि 6Cn यहां पर जुड़ते हैं तो यहां पर बनेगा क्या, FeCN का होल 6 माइनस 4। इसके लिए Ks का मान 1.8 इंटू Ks का मान क्या है, 1.8 इंटू 10⁶ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि यहां पर क्या समझ में आ रहा है, केंद्रीय आयन जो है इस पर आवेश कितना है, अभी +2 है। आवेश कम है तो Ks का मान भी देखो 10⁶ यानी कि कम है। यहां पर आवेश +3 है, केंद्रीय आयन के ऊपर आवेश ज्यादा होने के कारण Ks का मान भी ज्यादा है। और मैं यही तो बता रहा हूं आप लोगों को कि केंद्रीय धातु आयन पर उच्च आवेश मान है, यानी आवेश का मान क्या है, ज्यादा है, तो उस कंडीशन में Ks का मान भी ज्यादा आएगा, और Ks का मान ज्यादा आएगा तो यहां पर स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश का मान ज्यादा होने पर स्थायित्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये तो बात हुई किसकी, कि भाई आवेश घनत्व ज्यादा है या उच्च आवेश मान है, उसकी भी बात कर लेते हैं। निम्न आयनिक त्रिज्या होगी तो वहां पर स्थायित्व ज्यादा होगा। तो देखो भाई, एक तो है Cu+2, एक है Ni+2, ठीक है, एक है CO+2 कोबाल्ट है, इसके अलावा Fe+2, Mn+2। देखो इनके ऊपर आवेश तो समान है, परंतु ये क्या है, 3D श्रेणी के तत्व हैं, और 3D श्रेणी में आप लोग जानते हैं बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। यानी कि यहाँ पर सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, Cu+2 की होगी। त्रिज्या कम है तो यहाँ पर स्थायित्व इसका सबसे ज्यादा होगा। इस प्रकार से क्रम आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से Ks के मान के आधार पर संकुल के स्थायित्व के ऊपर जो कारक प्रभावित करते हैं उसमें केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति यानी पहला कारक अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब दूसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो पहला तो हो गया केंद्रीय आयन की प्रकृति, और दूसरा होता है लिगेंड की प्रकृति। किसकी, यानी कि जो केंद्रीय आयन से लिगेंड जुड़ने वाले हैं उनकी प्रकृति भी Ks के मान को प्रभावित करती है। कैसे करती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो दूसरा कारक यहां पर है और वो है लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति, देखिए लिगेंड की प्रकृति के बारे में बात करें तो देखो अधिक क्षारीय लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण संकुल यौगिक का स्थायित्व भी अधिक होता है। यानी सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, यदि लिगेंड की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता ज्यादा है तो संकुल का स्थायित्व ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता कम है यानी वो कम क्षारीय है तो इस कंडीशन में उसका स्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया है कि अधिक क्षारीय लिगेंड, अधिक क्षारीय लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की, द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता या प्रवृत्ति आप लोग बता सकते हैं, थोड़ा सा सही चीज लग जाएगी वो, प्रवृत्ति अधिक होने के कारण संकुल यौगिक का स्थायित्व भी, संकुल
यौगिक का स्थायित्व भी अधिक होता है। यानी आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो स्थायित्व ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति कम है तो स्थायित्व भी कम होगा। ठीक है, तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है और वो है किलेटीकरण। किलेटीकरण का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूं, किलेट वलय बनाने की प्रवृत्ति। तो किलेटकारी लिगेंड से बने संकुल का स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड से बने संकुल की तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं किलेट वलय स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसको भी अपन यहां पर नोट कर लेते हैं कि किलेटकारी लिगेंड से बने संकुल का स्थायित्व से बने संकुल का स्थायित्व एक दंतुक लिगेंड की तुलना में या एक दंतुक लिगेंड से बने संकुल, क्योंकि संकुल की अपन यहां पर बात कर रहे हैं, संकुल से अधिक होता है, तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर बात कर ली है कि Ks का जो मान होता है इसके आधार पर संकुल है तो स्थायित्व की अपन बात करें तो वो निम्न कारकों से प्रभावित होगा। केंद्रीय आयन की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति और किलेटीकरण से यह प्रभावित होता है। ठीक है, किस प्रकार से प्रभावित होता है इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था अपना स्थायित्व के बारे में बात जो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक की चीज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, और अब इस अध्याय का लास्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं और वो है संकुल यौगिकों का महत्व क्या होता है, कहां कहां पर ये काम आते हैं, इनके बारे में अपन बात यहाँ पर करने वाले हैं। उपसंयोजक यौगिक कहाँ कहाँ पर काम आते हैं इनके बारे में मैं चर्चा यहाँ पर आपसे करने वाला हूँ। ठीक है, तो हेडिंग है उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व, यानी कि कहां पर यह काम आता है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है गुणात्मक विश्लेषण में। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लैब के अंदर 12th क्लास में जो अपन प्रैक्टिकल करने वाले हैं वहां पर यही प्रैक्टिकल अपन करेंगे गुणात्मक विश्लेषण का, अर्थात किसी भी सॉल्ट के अंदर, किसी भी लवण के अंदर कौन कौन से आयन उपस्थित हैं इनकी पहचान करना है। तो वो तरीका क्या कहलाता है? गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। इसमें मुख्यतः अपन क्या करते हैं? उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं इस चीज को आप लोग अभी नोट कर लेंगे। इसके बाद जैसे अपन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में मैं आपको सारी चीजें बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा, अभी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करता हूं मैं गुणात्मक विश्लेषण में फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं तो क्षारीय मूलकों के प्रथम समूह में दो प्रकार के मूलक पड़ते हैं, क्षारीय मूलक व अम्लीय मूलक। तो मैं बात कर रहा हूं क्षारीय मूलकों के प्रथम समूह में Ag+, Hg+
Hg2+2 Hg2+2 की पहचान के लिए AgCl का श्वेत अवक्षेप NH4OH से क्रिया कर जल में NH4OH से क्रिया कर जल में विलेय संकुल बनाता है। जल में विलेय संकुल बनाता है, जबकि Hg2Cl2 NH4OH से क्रिया कर HgNH2Cl का काला अवक्षेप बनाता है। जैसे मैं आपको समीकरणों की सहायता से समझा देता हूं। AgCl+2NH4OH क्रिया यहां पर हुई है तो बनता है AgNH3(Cl) +2H2O। तो ये जल में विलेय संकुल होता है AgNH2(2). सॉरी, इसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कौन है, विलयशील संकुल है, ठीक है। जल में ये घुल जाता है आसानी से। अब बात करते हैं अपन HgCl2 से क्रिया कैसी होगी। तो Hg2Cl2 से NH4OH की क्रिया कराएं तो क्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। यहां पर Hg प्लस HgNH3Cl प्लस HCl प्लस H2O, ठीक है। अब यहां पर ये जो संकुल यहां पर बना है, ये सारा का सारा संकुल की अपन बात करते हैं तो ये जो होता है काला अवक्षेप यहां पर बनता है। तो इस प्रकार से अपन यहां पर पहचान कर लेते हैं कि यदि विलयशील संकुल बना है, जल में विलय है, तो वो क्या होगा, Ag+ आयन होगा, ठीक है। और यदि काला अवक्षेप बना है तो Hg+2 आयन यहाँ पर होगा प्रथम समूह के अंतर्गत। तो आशा करता हूँ आपको ये बात यहाँ पर थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।